तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच हाल ही में जो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म यानी JCM एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसको लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बायलैटरल कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डायरेक्टली पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 से जुड़ा हुआ है और जो आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज माइटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल बन सकता है। और इसी वजह से ये स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले अगर बैकग्राउंड समझें तो इंडिया और जापान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और डिफेंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे कि कई एरियाज़ में इनका क्लोज कोऑपरेशन रहा है। लेकिन अब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एक्शन का सेक्टर भी इस पार्टनरशिप का एक क्रूशियल हिस्सा बन गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। फ्लड्स, साइक्लोन्स, ग्लेशियर मेल्टिंग और सी लेवल राइज जैसे प्रॉब्लम्स हर रीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। और इसी के बीच अगस्त 2025 में इंडिया और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन MOC साइन किया है, जिसने JCM को फॉर्मली लॉन्च किया है। और फिर 29 अगस्त 2025 को टोक्यो में हुए इंडिया जापान इकोनॉमी फोरम में इसको हाईलाइट किया गया है, जहां दोनों देशों के मिनिस्टर्स और टॉप ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे और इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब ये एग्रीमेंट अब फुली ऑपरेशनल हो गया है और ये इंडिया का सबसे पहला बायलैटरल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग एग्रीमेंट है। अब अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझें तो जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म या JCM बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें अगर जापान इंडिया में किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, तो उन प्रोजेक्ट से जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन होगा उसका क्रेडिट दोनों कंट्रीज के बीच शेयर होगा। मतलब कि दोनों अपने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को मीट करने में हेल्प मिलेगी और दोनों कंट्रीज के नेट जीरो टारगेट्स के लिए एक मेजर स्टेप है। यहाँ पर याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का नेट जीरो टारगेट ईयर 2070 तक है, जबकि जापान का नेट जीरो टारगेट 2050 तक है। और पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 में एक्सपेक्टली मेंशन है कि कंट्रीज बायलैटरल और मल्टीलैटरल अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रोजेक्ट से जनरेटेड एमिशन रिडक्शन को अपने टारगेट्स के लिए काउंट कर सकती है। इस मैकेनिज्म को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ। 2015 COP21 पेरिस। और इसका मेन एम क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना। अब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया अभी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट CO2 एमिटर है, चाइना और USA के बाद। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करनी है और नेट जीरो बाय 2070। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की कमी है और इसी गैप को फिल करते हैं जापान के साथ के ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, क्योंकि जापान एक एडवांस इकोनॉमी है जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी है और जिससे कार्बन क्रेडिट्स की भी ज़रूरत है। जापान के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसका जियोग्राफी लिमिटेड है रिन्यूएबल्स के लिए, तो उसको दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करके अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स पूरे करने होते हैं। और इंडिया जैसे लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज
उसके लिए बेस्ट पार्टनर है और इस मैकेनिज्म से दोनों को बेनिफिट होगा। इंडिया को टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और जापान को कार्बन क्रेडिट्स। ये एक विन विन सिचुएशन है और एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जापान से पहले 25 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ JCM साइन कर रखा है, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। लेकिन इंडिया के साथ हुआ एग्रीमेंट सबसे बड़ा और सबसे इम्पैक्टफुल माना जा रहा है। अब अगर इस पे की फैक्टर्स देखें तो पहला फीचर्स है कार्बन क्रेडिट शेयरिंग, जिसमें दोनों कंट्रीज को इक्वल बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जहां जापान की एडवांस क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज इंडिया के प्रोजेक्ट में यूज होंगी। तीसरा है फाइनेंस फ्लो, जहां बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में आएगा। चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को भी ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिलेगा। और पांचवा फीचर है ग्लोबल कार्बन मार्केट पार्टिसिपेशन, जिसका मतलब है कि इंडिया अब ऑफिशियली एक ग्लोबल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बन रहा है, जो फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होगा। अब अगर क्लाइमेट चेंज के अर्जेंसी की बात करें तो इंडिया में हर साल फ्लड्स और साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं और हीट वेव्स ज़्यादा सवर होते जा रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। अगर अभी से एमिशन कंट्रोल नहीं किए गए तो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और वाटर सिक्योरिटी सब रिस्क में आ जाएंगे। इसीलिए JCM जैसे एग्रीमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है और इसी वजह से एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। UPSC, स्टेट PCS, SSC बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे JCM क्या है, किस कंट्री के साथ इंडिया का पहला बायलैटरल कार्बन ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6.2 क्या है, इंडिया का नेट जीरो टारगेट ईयर क्या है और जापान का नेट जीरो टारगेट ईयर क्या है। अब अगर चैलेंजेस की बात करें तो JCM के इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन ऑफ एमिशन रिडक्शन। कैसे इंश्योर किया जाएगा कि एक्चुअल एमिशन कितना रिड्यूस हुआ है। फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डबल काउंटिंग की, यानी कि एक ही रिडक्शन को दोनों कंट्रीज अपने NDC में काउंट करें। और तीसरा इशू है कार्बन क्रेडिट मार्केट का प्राइस वॉलेटिलिटी, जिससे प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक फैसिलिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्मूथ होगा या नहीं, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि कभी कभी IP राइट्स और कॉस्ट शेयरिंग की वजह से फ्रिक्शन आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्यूचर स्कोप बहुत बड़ा है। इंडिया अब जापान के बाद और कंट्रीज के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट करेगा, जिससे एक ग्लोबल कार्बन क्रेडिट हब बनने के चांसेस हैं और इंडिया स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटी ओपन होंगे, स्पेशली एनर्जी सेक्टर और ग्रीन जॉब्स के लिए। और अगर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के लिए नोट बना रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए JCM जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म लॉन्च हुआ अगस्त 2025 में। पार्टनर्स है इंडिया और जापान। लिंक है पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6.2 और इंडिया का नेट जीरो टारगेट है 2070 और जापान का है 2050। और इसके अलावा इंडिया जापान इकोनॉमी फोरम 29 अगस्त 2025 टोक्यो में हुआ, जहां इसको हाईलाइट किया गया और कैबिनेट अप्रूवल भी मिल चुका है, जिसका मतलब है ये एग्रीमेंट अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और कंक्लूजन में अगर बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया जापान JCM सिर्फ एक एनवायरमेंटल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन्वेस्टमेंट फ्लो, क्लाइमेट एक्शन और बायलैटरल रिलेशन को एक साथ स्ट्रेंथन करता है। और आने वाले टाइम में ये एक मॉडल बन सकता है जो दिखाएगा कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज कैसे मिलकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस टॉपिक को करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और ऐसे सेक्शन का पर्सपेक्टिव से अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटेड बन सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, JCM वाकई ग्लोबल कार्बन मार्केट का गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ।
और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।